गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब टॉपिक्स पे आप टिक करने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट चैप्टर, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, हिस्ट्री एंड वेरियस एक्ट्स रिलेटेड टू ड्रग फार्मेसी प्रोफेशन। ठीक है, तो इसमें बच्चों एक तो अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो किसने इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी को स्टार्ट किया, आर.एन. चोपड़ा कमेटी क्या है, ठीक है, और एम.एल. श्रॉफ कौन है, उन्होंने क्या ऐसा काम किया था, और फादर ऑफ फार्मेसी अमेरिका में कौन है, फार्मेसी एक्ट क्या होता है, और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 इसकी कोई छोटी सी परिभाषा, कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप जानेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों आ रहा है, अगर हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखें इसमें, तो फार्मास्यूटिकल एथिक्स क्या होता है। ठीक है, इस पे कुछ 8, 10, 12 लाइन के हिसाब से पढ़िएगा। और कोड ऑफ इनलिस्ट द कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, क्या क्या कोड होते हैं, जैसे प्रोफेशनल विजिलेंस, लॉ अवाइडिंग सिटीजन, रिलेशनशिप विद प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, डेकोरम एंड प्रोप्राइटरी। तो कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स या फार्मास्यूटिकल एथिक्स ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फंक्शन ऑफ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब, ये आता है। जितने क्वेश्चन अभी बोल रही हूँ मैं, फार्मास्यूटिकल एथिक्स और कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, और साथ ही साथ फार्मासिस्ट का रिलेशन उसके जॉब से क्या है, ये आते हैं बच्चों क्वेश्चंस, है ना। उसके बाद है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में देखिए, जो वेरियस एक्ट हैं जो कि संबंधित है ड्रग और फार्मेसी एक्ट से, वेरियस एक्ट्स रिलेटेड विद ड्रग एंड फार्मेसी एक्ट, उनके बारे में। जैसे बहुत सारे ईयर्स दिए हुए हैं 2014 तक, ठीक है, तो आप वेरियस एक्ट जो भी रिलेटेड है ड्रग और फार्मेसी एक्ट से, उनके बारे में शॉर्ट में पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद है जोसेफ भोरे कमिटी या भोर कमिटी ऐसे से बोलते हैं। जोसेफ भोरे कमिटी का जो कंट्रीब्यूशन है फार्मेसी प्रोफेशन में, उसके लिए 5-6 पॉइंट आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, हाथी कमेटी और भोरे कमेटी में क्या थोड़ा डिफरेंस है, ये आप बता सकते हैं, देख लीजिएगा। हाथी कमेटी, भोरे कमेटी। तो ये चैप्टर फिनिश हो गया। अभी हमारा दूसरा चैप्टर है फार्मेसी एक्ट 1948 एंड रूल्स फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015। ठीक है, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव क्या है फार्मेसी एक्ट का, ये। उसके बाद डिफाइन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एज पर फार्मेसी एक्ट 1948, परिभाषित करिए कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कौन होता है 1948 फार्मेसी एक्ट के तहत। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की परिभाषा डिफाइन करिए। ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिशनर की परिभाषा डिफाइन करिए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये वेरी शॉर्ट थे। शॉर्ट आंसर में है बच्चों, डिफाइन एजुकेशन रेगुलेशन व्हाट इट प्रिस्क्राइब्स। ठीक है, आपको मतलब फार्मेसी एक्ट के तहत क्या एजुकेशन होना चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, तो इसके लिए देखना है। इनलिस्ट करिए, सूचीबद्ध करिए पीसीआई रेगुलेशंस को। पीसीआई किन किन चीजों पे कंट्रोल, एज अ कंट्रोल बॉडी जैसा काम करती है, नियंत्रित करने का। ठीक है, और उसके बाद है आपका, उसके बाद आपका बच्चों है गिव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ठीक है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन है स्टेट फार्मेसी काउंसिल का, तो इसके मतलब इसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर, एक्स ऑफिशियो मेंबर। तो कैसे बनता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल, कौन कौन से सदस्य मिलके इसका निर्माण करते हैं, तो ये आपको बताना है बस, कि एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन है, नॉमिनेटेड कौन है, इलेक्टेड कौन है, इतने लोग मिलके इसका कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण करते हैं फार्मेसी काउंसिल का। ठीक है, उसके बाद है एक ये विधि होती है कि क्या प्रोसेस होती है, क्या प्रक्रिया होती है, अगर कोई
अपना नाम हटाना चाहे एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, हटाना चाहे, वो नाम वापस लेना चाहे, तो मे भी इस पे पूछ सकते हैं। नहीं तो इसमें बस इतना ही है कि पीसीआई के रेगुलेशंस क्या हैं, एजुकेशन रेगुलेशन क्या है पीसीआई के अंतर्गत बी फॉर्म डी फॉर्म करने के लिए, और आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन कितने सदस्यों से मिलकर बना है, ये है शॉर्ट में। लॉन्ग आंसर में फंक्शन क्या है पीसीआई के, ठीक है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। और डिटेल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, वही कॉन्स्टिट्यूशन, वही एक्स ऑफिशियो मेंबर क्या है, ये लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। तो लॉन्ग के लिए तो बहुत ही तैयार करिए कि फार्मेसी काउंसिल का निर्माण किन किन सदस्यों से मिलकर होता है, कौन कौन इसके मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑफेंसेस और पेनाल्टी क्या है फार्मेसी एक्ट 1948 1948 के तहत। आप अगर कुछ गलत धोखाधड़ी करते हैं तो आप पे क्या अपराध, क्या दंड लगेगा, क्या सजा मिलेगी, तो ये जरूर पढ़ना है 1948 फार्मेसी एक्ट का उल्लंघन करने पे। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं। उसके बाद है बच्चों ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945, ये क्या होता है, इसके बारे में सिर्फ परिभाषा। स्कोप और ऑब्जेक्टिव क्या है ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट का, हमेशा स्कोप ऑब्जेक्टिव जरूर पढ़िए डिप्लोमा लेवल पे, स्कोप और ऑब्जेक्टिव आप जरूर याद करिए, और ये किसी भी क्वेश्चन में उससे रिलेटेड लिखा भी जा सकता है। और शेड्यूल जे ड्रग क्या होती हैं, शेड्यूल के ड्रग क्या होती हैं, और आपका लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन होता है ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट के तहत, कि कौन हमें लाइसेंस प्रदान कर सकता है ना, ये ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट के तहत कौन है हमारा ऑफिसर जो मेन सदस्य होगा, जिसके थ्रू, जिस चैनल के थ्रू हमें लाइसेंस प्राप्त होंगे। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, डीटीएबी इसको शॉर्ट में कहते हैं। तो इसमें कौन कितने मेंबर्स होते हैं, ठीक है। ड्रग लाइसेंस इंडिया में कैसा होता है, क्या होता है, शेड्यूल जी ड्रग क्या होती है, फार्मेसी और डिस्पेंसरी और ड्रग स्टोर में क्या अंतर होता है, ड्रग लाइसेंस क्या होता है, ठीक है, शॉर्ट में है। उसके बाद है आपका शेड्यूल सी ड्रग क्या होती है, ठीक है। ड्रग इंस्पेक्टर कौन होता है और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन, क्या पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए जिससे आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सके, ठीक है। और पावर्स क्या होती है ड्रग इंस्पेक्टर की, ये भी आपको पढ़ना है। एक शॉर्ट नोट लाइसेंस पे लिखने के लिए, ठीक है, ग्रांट ऑफ जनरल लाइसेंस या लाइसेंस पे एक शॉर्ट नोट। पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन में क्या अंतर होता है, ठीक है। और व्हाट इज डीटीएबी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, गिव द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स एंड फंक्शन ऑफ डीटीएबी, डीटीएबी के निर्माण में जो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं उनके क्या कार्य होते हैं, इसके बारे में बताइए, ठीक है। फंक्शन क्या है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का। उसके बाद आप ये बताएं कि ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट का उल्लंघन करने पे क्या ऑफेंसेस और क्या पेनाल्टीज हैं, ठीक है। अपराध दंड फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में बहुत पढ़ना है, लॉ है ना, तो आप ये ऑफेंस और पेनाल्टी को छोड़ नहीं सकते, जरूर पढ़ना है। स्कोप ऑब्जेक्टिव ऑफेंस पेनाल्टी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, आप ऐसे ही पास हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी क्या होती है, ठीक है। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल एंड ड्रग क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रग की परिभाषा या कॉस्मेटिक की परिभाषा, मिस ब्रांडेड ड्रग क्या होते हैं, मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक क्या होते हैं, अडल्टरेटेड ड्रग क्या होती हैं, अडल्टरेटेड कॉस्मेटिक क्या होते हैं, स्प्यूरियस ड्रग और स्प्यूरियस कॉस्मेटिक क्या होते हैं, इसकी छोटी छोटी परिभाषा शॉर्ट में आ सकती है, ठीक है। अब जैसे इनलिस्ट द डिटेल ऑफ वेरियस शेड्यूल,
बहुत सारे शेड्यूल हैं, ए से लेके वाई तक है। तो हर शेड्यूल का क्या रूल है, वो क्या करता है फार्मेसी में, तो वो आपको याद करना पड़ेगा। इस पे प्रश्न आ सकते हैं। शेड्यूल एम ड्रग क्या होती है, इस पे एक नोट लिख सकते हैं। होलसेल और रिटेल में क्या अंतर होता है, ठीक है। इसके लिए इतना, इस यूनिट के लिए बेहतर है। अब चैप्टर 4 में आते हैं। नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 एंड रूल्स। सबसे पहले साइकोट्रोपिक ड्रग की परिभाषा बताइए। और आपका नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस मतलब एनडीपीएस 1985 के फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डिफरेंस बताइए नारकोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस में, ठीक है। और किस तरह के ऑफेंस और पेनाल्टी लगते हैं नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत, अगर हम कोई रूल उल्लंघन करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में है, गिव द डिटेल्ड डेमोन्स्ट्रेशन ऑन द पनिशमेंट फॉर इलीगल इंपोर्ट इनटू इंडिया या एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया या ट्रांसशिपमेंट ऑफ नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। गलत तरीके से आवागमन कराना इन दवाओं का, उस पर किस तरह के पनिशमेंट मिलते हैं और क्या इलीगल रूल मतलब धाराएं लगती हैं, इसको पढ़ना है। Enlist the power of central and state government to permit, control and regulate Narcotic and Psychotropic Act। नारकोटिक साइकोट्रोपिक एक्ट को आपकी केंद्र सरकार, राज्य सरकार कैसे अपने नियमों के अंडर लाती है, बांधती है ना, नियंत्रित करती है। परिभाषाएं हैं कुछ। अडिक्ट क्या होता है, कोका प्लांट क्या होता है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस क्या होता है, ओपीएम डेरिवेटिव, नारकोटिक ड्रग, इलिसिट ट्रैफिक, मेडिसिनल कैनाबिस। ये परिभाषाएं पूछी जाती हैं इस पे बच्चों। और एक साथ पूछी जाएंगी लॉन्ग आंसर में। ऑफेंसेस और पेनल्टी क्या है आपके नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के, जो हमने शॉर्ट में भी पढ़ा है। फिर है आपका नेक्स्ट चैप्टर, एक मिनट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज। ठीक, कोई बच्चा मैसेज कर रहा है। पीडीएफ मिल जाएगा क्या मैम इन क्वेश्चंस का? ठीक है, उदित सर भी सुन रहे होंगे इसके हिसाब से। एक तो आपको जो क्वेश्चंस बोल रही हूँ बेटा, इनके तो आपको डायरेक्ट लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। और पीडीएफ के लिए कि हाँ आपको क्वेश्चन बना के लिख के दे दिया जाए, मेरे दिमाग से स्किप हो जाता है, मैं लिख के देती हूँ। आई एम सॉरी, हाँ मैं देती हूँ, वो मैं करती हूँ इसको। आप सभी पीडीएफ कह रहे हैं, लेकिन हाँ क्योंकि आपके लिए जल्दी से हो जाएगा, ऐसे पूरा वीडियो देखो आप, और मतलब रिटर्न भी चाह रहे हैं, समझ रहे हो। अच्छा, अब इस पे आते हैं, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज पे मैं करने की कोशिश करती हूँ दीपक जी। गिव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव है, कोई भी फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में सब्जेक्ट कोई भी चैप्टर पढ़ो, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका स्कोप और उसकी ऑफेंसेस पेनल्टीज सर बताएंगे आपको, ये है ना, बलराम वर्मा जी। What does Drug and Magic Remedies Objectionable Advertisement Act 1954 prohibit advertising? किस तरह की दवाओं का प्रचार प्रसार बंद किया सरकार ने? क्योंकि बहुत लोग काला जादू, टोना टोटका, तिलस्म, इन सब चीजों को बढ़ावा दे रहे थे बीमार व्यक्ति के लिए। कैंसर के रोग में आप दुआ भभूत करके उसे जिंदा थोड़ी ना कर पाएंगे, तो इसलिए इस तरह की चीजों पे सरकार ने रोक लगाई। यही है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज। तो ड्रग का एडवर्टाइजमेंट का परिभाषा बताइए, मैजिक रेमेडीज का परिभाषा बताइए, डिटेल बताइए अबाउट द पेनाल्टी ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज। क्या पेनाल्टी होती है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज में, ठीक है। ऑफेंसेस और पेनाल्टी ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज क्या क्या होते हैं, और एग्जेम्प्टेड एडवर्टाइजमेंट क्या होते हैं, जिन एडवर्टाइजमेंट को नहीं किया जाता, उनकी क्लास की एक सूची बनाइए जिनका कभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट में ड्रग की परिभाषा, एडवर्टाइजमेंट की परिभाषा,
मैजिक रेमेडीज की परिभाषा, और इनकी परिभाषा आपको पढ़नी है। ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज नॉट अलाउड, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, शॉर्ट हो गया ये। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किसके हैं? प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960। ये बर्बरता या जानवरों के साथ जो गलत व्यवहार होता है उस पे भी रूल बनाया गया कि आप ये करेंगे तो आपको ये जेल तक हो सकती है, और कैश भी आपको मतलब जमा करना पड़ सकता है, बहुत कुछ है। तो सबसे पहले CPCSEA, ये जो संस्था है, कमिटी फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल, इसकी परिभाषा बताइए CPCSEA की, और इसका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एनिमल एक्ट का? ठीक है, तो लॉ एंड एथिक्स है तो ऑब्जेक्टिव तो पढ़ना ही पड़ेगा, स्कोप पढ़ना ही पड़ेगा। गोल्स क्या हैं CPCSEA गाइडलाइन के? ठीक है। व्हाट आर द 3 Rs इन इथिक्स? 3 R कौन कौन से होते हैं इथिक्स में? IAEC क्या होती है और ये कब निर्मित हुई? ठीक है। एनिमल इथिक्स के प्रिंसिपल क्या होते हैं? एनिमल राइट्स क्या होते हैं? उसके बाद है गोल क्या है CPCA का? ठीक है, आप CPCSEA और IAEC के रोल और फंक्शन अलग अलग बताइए। ठीक है, 3 R इंपॉर्टेंट जो होते हैं एनिमल रिसर्च में, उनके बारे में बताइए। रिप्लेस, रिड्यूस और रिफाइन, इनके बारे में बताइए। क्या उसके बाद है आपका वेरियस कंपोजिशन क्या है IAEC के? फंक्शन क्या है IAEC का, इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी का, ये बताना है। फंक्शन क्या है CPCSEA का? ठीक है, और ऑफेंसेस पेनल्टी क्या है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960, क्या दंड धाराएं हैं इसमें? उसके बाद इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी IAEC के बारे में डिटेल में लिस्ट करिए, इसका ऑब्जेक्टिव और डिटेल में बताइए। एनास्थेसिया यूथेनेसिया में क्या अंतर होता है? फिर अगला चैप्टर है आपका पॉइजन एक्ट। पॉइजन एक्ट की परिभाषा, पॉइजन एक्ट के मेन ऑब्जेक्टिव, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन, पेनाल्टी क्या होती है पहली बार गलती करने पर पॉइजन एक्ट के तहत। ठीक है, पॉइजन क्या होता है, व्हाट इज द नीड ऑफ द पॉइजन एक्ट, क्या ऐसी जरूरत है कि पॉइजन एक्ट पे धाराएं बने। फिर डिटेल में बताइए पॉइजन एक्ट को, और क्या दंड और जो है पेनाल्टी है, धाराएं हैं ये गलती करने पे पॉइजन से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद अगला चैप्टर FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होती है FSSAI? ठीक है, फूड सेफ्टी क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द 5 फूड सेफ्टी, फूड स्टैंडर्ड्स क्या क्या होते हैं, एम क्या है FSSAI का। ठीक है, और बेनिफिट क्या है फूड सेफ्टी के, और डिस्क्राइब करिए FSSAI को। हेल्थ सप्लीमेंट्स क्या होते हैं? उसके बाद है डिस्क्राइब डिटेल लेबलिंग ऑफ फूड सप्लीमेंट, जो भी भोज्य पदार्थ है उनकी लेबलिंग कैसे होती है। फंक्शन क्या है FSSAI के, और व्हाट इज FSSAI, डिस्क्राइब द डिटेल अबाउट FSSAI एक्ट 2006। उसके बाद अगला चैप्टर है बच्चों नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, क्या मूल्य दर करने के लिए। तो क्या परिभाषा है, व्हाट इज द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, क्या कारण है कि इसका क्या उद्देश्य है जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर बनाया गया। हाउ मेनी ड्रग्स आर इन DPCO, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर में कितनी दवाएं हैं। ठीक है,
व्हाट इज एनपीपीए? नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी क्या होती है? ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 क्या है? रिटेल प्राइस क्या है? व्हाट डज ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर केम इनटू इफेक्ट? ये तो नहीं है इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द मैक्सिमम रिटेल प्राइस? ठीक है। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर? ठीक है। ऐसा क्या कारण था कि ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इफेक्ट में आया, कानून के रूप में हमारे समाज में? सीलिंग प्राइस क्या होती है? उसके बाद अगला चैप्टर कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स। तो टर्म ऑफ इथिक्स की परिभाषा दीजिए। क्या आप समझते हैं कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल से? क्या होता है कोड ऑफ इथिक्स? 5 एग्जाम्पल बताइए इथिक्स के। कोड ऑफ इथिक्स की परिभाषा। इनलिस्ट इन डिटेल अबाउट द कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स। 100% आता है। क्या फार्मासिस्ट की जॉब मतलब डिटेल में बताइए, फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब। फार्मासिस्ट का क्या रिलेशन होता है उसके व्यापार में? ठीक है। और फार्मासिस्ट ओथ क्या होती है? इसको, इसके सारे पॉइंट्स को इनलिस्ट कीजिए। फिर आया अगला चैप्टर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल्स। तो मेडिकल अबॉर्शन क्या होता है? रिस्क क्या होते हैं मेडिकल अबॉर्शन में? हु में टर्मिनेट ए प्रेगनेंसी? कौन प्रेगनेंसी को गिरा सकता, कैरी नहीं कर सकता? उसकी क्या स्थिति परिस्थिति होनी चाहिए? वेयर ए प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड। ठीक है। उसके बाद है एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है मेडिकल टर्मिनेशन एंड प्रेगनेंसी एक्ट के। और ऑफेंसेस पेनल्टीज क्या है, वो तो सब में पढ़नी है हमें। अब अगला चैप्टर है रोल ऑफ ऑल गवर्नमेंट फार्मा रेगुलेटर बॉडीज, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सिडेस्को, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन आईपीसी। तो सिडेस्को सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इसका क्या रोल है? ठीक है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी? व्हाट इज द रोल ऑफ ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया? और सिडिस्को क्या होती है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है डीटीएबी क्या होती है? और सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी क्या होती है? डिटेल में ड्रग रेगुलेटरी एजेंसीज के बारे में बताइए। फिर अगला चैप्टर है गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस का। क्या होती हैं गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस? जीआरपी। और रेगुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए? नियम कानून कौन रेगुलेट करता है फार्मा इंडस्ट्री को? फार्मास्यूटिकल डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्या है डॉक्यूमेंटेशन का? हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है? हॉस्पिटल फार्मेसी के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? क्लिनिकल फार्मेसी हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या अंतर होता है? और होलसेलर रिटेलर के बीच में डिफरेंस बताना है। फार्मेसी लाइसेंस रिन्यूअल इन इंडिया के लिए एक ओवरव्यू दीजिए। अगला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बीसीएस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, एएनडीए, एनडीए, न्यू ड्रग डेवलपमेंट, न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल। ठीक है। ब्रांड वर्सेस जेनेरिक, ट्रेड नेम कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन टू पेटेंट लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। तो बीसीएस का क्लासिफिकेशन, बीसीएस की एक दवा का नाम, एनडीए submitted to FDA, why NDA is submitted to FDA, what are the 4 phase of clinical trial। उसके बाद है ड्रग डेवलपमेंट एंड क्लिनिकल ट्रायल क्या होते हैं, जेनेरिक मेडिसिन क्या होती हैं, और बीसीएस जो है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, इसका क्लासिफिकेशन करिए।
व्हाट इज एब्रीवेटेड न्यू एप्लीकेशन, ठीक है। ANDA क्या होती है, बहुत आता है NDA पे क्वेश्चन, यहाँ तक कि डिफरेंस पूछते हैं, ठीक है। व्हाट इज NDA क्या होते हैं, एग्जाम कब है। गुड इवनिंग। और आपका ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होती है, इसका फ्लो चार्ट दीजिए। क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्क्राइब करिए, वही जो 4 फेज थी। जेनेरिक और ब्रांडेड ड्रग में अंतर क्या है। हैच वैक्समैन एक्ट क्या होता है। ऑरेंज बुक क्या होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR क्या होते हैं, ठीक है। पेटेंट एक्ट क्या होता है। उसके बाद ट्रेडमार्क क्या होता है। कॉपीराइट क्या होता है। इमरजेंसी यूज एथराइजेशन जो होता है, इसके बारे में बताइए। ब्लड बैंक बेसिक रिक्वायरमेंट एंड फंक्शन चैप्टर 15। फंक्शन क्या है ब्लड बैंक के, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ब्लड बैंक की हॉस्पिटल में, प्रिंसिपल क्या है ब्लड बैंक का। हाउ मेनी यूनिट ब्लड आर इन बॉडी, कितने यूनिट ब्लड हमारी बॉडी में होता है, 10 यूनिट, मतलब 1.5 गैलन के लगभग, ठीक है। बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ब्लड बैंक की। नेशनल ब्लड पॉलिसी क्या है, ऐसा क्या मेथड होता है जिससे हम ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड को और इसके कंपोनेंट को, उस मेथड के बारे में बताइए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड का चढ़ना, इस विधि में बताइए। RBC को एक्सप्लेन करिए। और क्या रिक्वायरमेंट होती है कलेक्ट और स्टोर करने की ब्लड को, ये लिखिए। फिर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एंड रूल्स एस्पेक्ट रिलेटेड टू फार्मेसी। क्लिनिकल एरिया क्या होता है, डिफरेंस क्या है मेडिकल क्लिनिकल में, और एस्टेब्लिशमेंट जो है क्लिनिकल एक्ट का इतना जरूरी क्यों है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के, फंक्शन क्या है नेशनल काउंसिल के, ठीक है। अगला चैप्टर है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। क्या होती है बायोमेडिकल वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट कैसे मैनेज की जाती है रख रखाव, क्या सोर्स है बायोमेडिकल वेस्ट के, येलो कलर बैग्स किस लिए यूज होते हैं क्लिनिकल वेस्ट में, बेस्ट मेथड क्या है बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल करने का, कैसे बायोमेडिकल वेस्ट को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और मेडिकल वेस्ट हाउ मेडिकल वेस्ट इज रिसाइकिल, वो कैसे रिसाइकिल किया जाता है उस वेस्ट को, किसी और काम आता है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड रूल, इसके बारे में डिटेल में भी पढ़िए। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हेल्थ केयर फैसिलिटीज होते हुए, ठीक है। वेंडर और इंडस्ट्री में क्या अंतर होता है, और ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट का, ठीक है। और आपका बायोएथिक्स 7 प्रिंसिपल है बायोएथिक्स के, वो कौन कौन से हैं। ICMR क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ICMR, ICMR को कौन सा डिपार्टमेंट देखता है। फिर उसके बाद गाइडलाइन क्या है ICMR की, ठीक है। बायोएथिक्स क्या होती है, बायोमेडिकल इथिक्स क्या होती है, ICMR क्या होता है, ठीक है। उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ग्राहक के लिए जो खरीदता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 2019, ये क्या होती है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज ए लॉ, क्या ये कोई नियम है कानून है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, 4 बेसिक कंज्यूमर राइट क्या होने चाहिए, ठीक है। फीचर क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के, क्या गुण है, ठीक है। क्यों नीड है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, और हाउ कैन कंज्यूमर फाइल ए कंप्लेन, कंज्यूमर कैसे कंप्लेन कर सकता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है, और
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के फंक्शन क्या है? लास्ट चैप्टर है शायद। इंट्रोडक्शन टू द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो सिग्निफिकेंस क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट का? डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी होती क्या है? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिजास्टर में? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजास्टर? ऑब्जेक्टिव क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट का? और कितने टाइप के डिजास्टर्स होते हैं, आपदाएं? रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन डिजास्टर मैनेजमेंट, ये बताइए। डिजास्टर मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करिए। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए के बारे में बताइए। बस इतना आप अगर पढ़ते हैं। फिर आया है मेडिकल डिवाइस। 3 कैटेगरी के मेडिकल डिवाइस क्या होते हैं? क्लास 3 मेडिकल डिवाइस के एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ऑफ मेडिकल डिवाइस। पेस मेकर क्या होता है? क्लासेस ऑफ मेडिकल डिवाइस कौन कौन सी हैं? मेडिकल डिवाइस क्या होती हैं? कौन कौन सी कैटेगरी है मेडिकल डिवाइस की? और मेडिकल डिवाइस मेडिकल इक्विपमेंट के बीच में क्या अंतर होता है? तो आपका ये चैप्टर बेटा खत्म। मैम नेक्स्ट मंथ से लाइव क्लास स्टार्ट होंगे क्या? इसी मंथ से होंगे बेटा बस। ठीक है, ओके, थैंक यू।